हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खास ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन इंग्लिश सेमेस्टर 4 का समरीज जो है सो आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। उस समरीज का एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं। उससे पहले जो है सो अपने को मॉडल पेपर क्या आएगा, इंग्लिश का कैसा रहेगा पेपर पैटर्न, उस चीज़ को मैं आप लोगों को बताऊँगा। सो अपने को इंग्लिश के अंदर जो है सो अपने को 4 समरीज लिखने का रहता है। ईच समरीज के मार्क्स कितने रहेंगे? 15 मार्क्स रहेंगे। उसका टोटल कितना रहेगा? 60 मार्क्स रहेगा। और ये पार्ट बी में आएगा आप लोगों को। नेक्स्ट पार्ट ए में जो है सो अपने क्या है, 4 मार्क्स के 5 बिट्स को अटेंड करने का रहेगा अपने को। उसके कितने मार्क्स आएंगे? 20 मार्क्स आएंगे। सो टोटल अपने कितने आ जाएंगे? 80 मार्क्स रहेंगे आप लोगों को इस एग्जाम में आने वाले रहेंगे। सो आप लोग को जो है सो मैं इस वीडियो में जो है 3 समरीज, गन शॉट समरीज बताऊंगा। आप लोग वो डायरेक्ट एग्जाम में जाके भी लिख ले सकते हैं क्योंकि वो डैम श्योर आएंगे एग्जामिनेशन में। सो आप लोग अच्छे से देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए, सो दैट आपको ईजिली जो है सो अगर आप पढ़े भी नहीं, रट्टा भी नहीं मार सक रहे आंसर्स को बोले तो ईजिली अपने ओन वर्ड से लिख ले सकते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन सुन लिए तो। और इसी के साथ आप लोग अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में पूरे सब्जेक्ट्स के वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करते रहूँगा। और एक चीज़, मैं आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए नोट्स बना रहा हूँ। अगर जिसको भी अगर दिल चाह रहा है कि पे करना चाह रहे, समझ जाओ, तो मैं टेलीग्राम पे अपना क्या बोलते हैं पेमेंट की लिंक शेयर करा, वहाँ पर जाके आप लोग पे कर सकते हैं मुझे। सो इस वीडियो में देखेंगे अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश के गन शॉट समरीज। सो अपने को देखो, फर्स्ट जो है सो 7th ए में क्वेश्चन आएगा आपको, ओzymandias पोएम के बारे में लिखो बोल के। सो अपन मैं इजी वे में क्या बोलते हैं ओzymandias की समरी लिखा। आप लोग सुनिए, समझिए, और जो है सो एग्जामिनेशन में अपने इजी वर्ड्स में लिख ले सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोग सुनिए, आप लोग डैम श्योर आ जाता। और जो बच्चे अभी तक इंग्लिश की मटेरियल नहीं खरीदे, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मत खरीदिए, क्योंकि मैं जो है सो इस वीडियो में समरीज करा, नेक्स्ट वीडियो में जो है सो एडिशनल रीडिंग डालूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है सो मैं पूरा A to Z ग्रामर समझा दूंगा, और मॉडल पेपर्स जैसा आने वाले रहेंगे वैसे मॉडल पेपर्स भी समझाऊंगा आप लोगों को। सो आप लोग कैसा भी उसका क्या बोलते हैं इंग्लिश की मटेरियल मत खरीदिए बोल के बोल रहा हूँ। सो अपने को देखो, ये पोएम क्या है, ओzymandias होता अबाउट द पोएट लिखने का रहता हमेशा अपने को। सो द पोएम ओzymandias वाज रिटन बाय P.B. Shelley. He was born in United Kingdom on 4th August 1792 and died on 8th July 1822. सो ये पोएम ओzymandias कौन लिखे गए थे? P.B. Shelley लिखे गए थे। उन्होंने जो है सो यूके में पैदा हुए, कब हुए गए थे? 4th August 1792। और मरे कब कहते उन्होंने? 8th July 2022। She was an English writer who is considered one of the major English romantic poets. She did not receive fame during his lifetime, but recognition of his achievements grew steadily after his death. क्या बोलते हैं उन्होंने जो है सो क्या बोलते हैं, जब उन्होंने जिंदा थे उस टाइम पे जो है सो उनको फेम नहीं मिला था। जब उन्होंने चल बस है या इंतकाल हो गया उनका, उस टाइम पे उसके बाद में क्या मिला उनको? ग्रोथ मिला बोल के बोल रहे, रिकग्निशन का। और एक चीज़ जो है सो उन्होंने वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोमांटिक पोएट थे बोल के बोल रहे। He became one of the famous poet. Shelley ideas and poetry have had a lasting impactment on literature. Shelley के जो भी आइडियाज़ थे, पोएट्री थे, वो क्या है, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा लिटरेचर पे बोल के बोल रहे अपन। अब अपन जो है सो पोएम के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द पोएम, द पोएम ओzymandias इज अबाउट द ruined statue ऑफ एन एंशियंट किंग इन एन एम्प्टी डेजर्ट। ये क्या है? ओzymandias एक पोएम होता जिसमें जो है एक स्टैच्यू जो है पूरा ख़राब हो गया था। कहाँ पे था वो? एक एंशियंट किंग का स्टैच्यू था। कहाँ पर था वो? एम्प्टी डेजर्ट में था बोल के बोल रहे। हाँ, दिस स्टैच्यू फॉर्म ए from a traveler. The statue was meant to honor a king named Ozymandias, but now it's all broken. देखो, द स्पीकर हेड अबाउट दिस स्टैच्यू फ्रॉम ए ट्रैवलर। द स्पीकर किससे सुना करते हैं? स्टैच्यू के बारे में एक ट्रैवलर के से सुना करते हैं। ये स्टैच्यू किसके बारे में कहते हैं? एक हॉनर्ड किंग के लिए, किंग का स्टैच्यू है कहते हैं, उसका नाम क्या है कहते हैं? ओzymandias है। बट नाउ इट्स ऑल ब्रोकन। अब क्या हो गया? वो स्टैच्यू पूरा टूट गया बोल के बोले। द फेस ऑफ द स्टैच्यू इज प्राउड एंड एरोगेंट, शोइंग हाउ द किंग मस्ट हैव फेल्ट वेरी पावरफुल। और स्टैचू का फेस कैसा है कहते हैं? क्या बोल रहे हैं अपन? स्टैचू का फेस जो है सो प्राइड है और एरोगेंट में है बोल के बोल रहे। उससे क्या मालूम हो रहा? किंग जो है सो वेरी पावरफुल था बोल के बोल रहे। नेक्स्ट इट टू इट देयर से साइन दैट सेज ओzymandias इज द किंग्स ऑफ किंग्स एंड टेल्स पीपल टू लुक एट हिज वर्क्स एंड बी अमेज्ड। उसके साइड में एक नोट लिखे हुई थी कहते, उस नोट पे क्या लिखे हुआ है? ओzymandias जो है सो किंग्स ऑफ किंग्स है बोल के बोल रहा। और एक चीज़ क्या बोल रहा वहाँ पे? किंग जो है सो कि अपने मेरे वर्क्स को देखो और जो है सो अमेज हो जाओ बोल के बोल रहा उन्हें। नेक्स्ट, बट द स्ट्रेंज थिंग इज
There's nothing around the statue, no kingdom, no people and no works to be proud of it, just endless sand. लेकिन वहाँ पर एक स्ट्रेंज चीज़ क्या आती, इतने सालों के बाद में जब वो बनाए, जब तो ऐसा वैसा लिखे हुआ था, लेकिन अब कई सालों के बाद में क्या हो गया, वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है उसके स्टैचू के बाजू में, ना किंगडम है, ना लोग है, ना वर्क्स है, कोई भी चीज़ से जिससे जो है सो प्राउड हो सकते, वो चीज़ है ही नहीं वहाँ पे। खाली वहाँ पे क्या है, जस्ट एंडलेस सैंड है वहाँ पे। इट्स लाइक नेचर हैज़ टेकन ओवर एवरीथिंग, द स्टैचू दैट वॉज सपोज टू मेक हिम इमोर्टल हैज़ फेल्ड, इट्स जस्ट ए ब्रोकन पीस इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। जो क्या बोलते हैं, ऐसा बता रहे हैं कि नेचर जो है सो हर चीज़ एक टाइम पे ले लेता है, बल्कि बोल रहे वैसे जैसे सेम चीज़ स्टैचू के साथ हुआ। ये किंग को जो है इमोर्टल बोले तो ज़िंदगी भर याद करने वाला, या जैसा बनाने में फेल हो गया बोल के बोल रहे हैं। पर ये जो है एक जस्ट क्या हो गया, ब्रोकन पीस बन गई बोल रहे इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। This poem makes us think about the ideas of legacy. Many people want to be remembered after they are gone. They might build statues, write books, or make laws, thinking these things will make them live forever in people's memories. But the poet shows that in the end, nothing lasts forever. क्या बता रहा है ये पोएम, जैसे लेगेसी के बारे में बता रहा है, आइडिया ऑफ लेगेसी, कि कई सारे लोग क्या करते हैं, अपने को याद रखना, अपन चले गए बाद में से भी बोल के सोचते, लेकिन क्या रहता, कोई भी चीज़ जो है सो लास्ट लॉन्गिंग नहीं रहती बोल के बोल रहे। जैसे कि कई सारे लोग अपने स्टैचूज़ बनाते, बुक्स लिखते, कई लॉज बनाते, लेकिन वो टाइम बीते बीते क्या होता, वो चीज़ें पूरे चले जाते। जैसे कि पहले कई सारे क्या होते, राजा रानी लोग थे, उनका कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, लेकिन अब इतने सालों के बाद में उनके ना तो रूल्स चल रहे, ना तो रेगुलेशन चल रहे, तो हर चीज़ क्या रहती है, एक टाइम के बाद में क्या होता, भूल जाते बोल के बोल रहे अपन। कंक्लूजन क्या है इस पोएम का देखेंगे अपन। The poem concludes with the realization that even the most powerful empires and rulers will disappear. The king wanted to show off his power, but what's make him look foolish? It is a simple but clear way to make us think about the big ideas of power, pride and what really lasts in the world. या पोएम का क्या कंक्लूड कर रहा है, ये रियलाइजेशन दे रहा है कि अपने को कितना भी पावरफुल एम्पायर्स रहने दो या रूलर्स रहने दो, एक टाइम पे क्या हो जाते, वो लोग भी डिसअपियर हो जाते। यहाँ पर ये पोएम में क्या था, किंग जो है सो अपने आप का अपना पावर दिखाना चाह रहा था लोगों को कई सारे जनरेशन तक, लेकिन क्या हो गया, वो पावर तो नहीं था, लेकिन उसको फूलिश बना दिया बोल के बोले। ये जो है एक सिंपल और क्लेवर वे है अपने को सोचने के लिए कि पावर, प्राइड और कोई भी चीज़ जो है सो लास्ट लॉन्ग नहीं रहती बोल के। नेक्स्ट देखो अपने को 8th बी में जो है सो अपने को द डॉल्स हाउस बोल के आने वाला रहेगा क्वेश्चन आप लोगों को। सो इसमें जो है सो अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे अपन। द शॉर्ट स्टोरी द डॉल्स हाउस वॉज रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। ये शॉर्ट स्टोरी कौन लिखे गए थे, डॉल्स हाउस, कैथरीन मैन्सफील्ड लिखे गए थे। शी वॉज बॉर्न इन न्यूजीलैंड ऑन 14th October 1888 एंड डाइड ऑन 9th January 1923। सो उन्हें पैदा कहाँ हुए, न्यूजीलैंड में हुए, कब हुए, 14th October 1888 में, और मरे कब हुए, 9th January 1923 में। शी वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन मॉडर्निस्ट मूवमेंट। उन्हें एक इम्पॉर्टेंट फिगर थे मॉडर्निस्ट मूवमेंट के। हर वर्क्स आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड हैव बीन पब्लिश इन 25 लैंग्वेजेस। उनके वर्क जो है सो हर वर्ल्ड में पूरा सेलिब्रेट करते थे, और उनके हर पोएम हो या स्टोरीज हो कितने लैंग्वेज में लिखे थे, कहते 25 लैंग्वेज में लिखे बोल के बोले। हर शॉर्ट दैट कैप्चर्स हर शॉर्ट स्टोरीज है यहाँ पे, हर शॉर्ट स्टोरीज दैट कैप्चर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ नेचर एंड सोशल नेचर। क्या बोलते हैं, उनके जो भी शॉर्ट स्टोरीज रहते वो क्या बताता, कॉम्प्लेक्सिटी ह्यूमन के नेचर के और जैसे सोशल नेचर के क्या रहते उस चीज़ के बारे में बताता बोल के बोले। ये स्टोरी किसके बारे में वो देखेंगे अपन। द डॉल्स हाउस इज अ शॉर्ट स्टोरी फोकसिंग ऑन थीम्स ऑफ सोशल क्लास, इनोसेंस एंड एक्सक्लूजन विद इन ए स्मॉल कम्युनिटी। डॉल्स हाउस का एक शॉर्ट स्टोरी है, फोकस किस चीज़ पे कर रहा है, सोशल क्लास के ऊपर, इनोसेंस के ऊपर, और एक्सक्लूजन बोले तो किसी को अलग करने का एक स्मॉल कम्युनिटी में क्या रहता उस चीज़ के बारे में कर रहा बोल के हो रहा है। सब अपन देखेंगे आगे क्या है इसमें। The short story began with the Burnell children receiving a beautiful doll's house from Mrs. Hay. It is an extraordinary and detailed object. It has a furniture and a lamp that seems more real than anything else in the house. क्या होता है ये शॉर्ट स्टोरी कैसा स्टार्ट हो रही कहते हैं, बर्नेल के चिल्ड्रन जो है एक ब्यूटीफुल डॉल हाउस रिसीव कर रहे किसके पास से, मिसेस हे के पास से। ये डॉल हाउस क्या है, एक्स्ट्रॉर्डनरी है, एक डिटेल ऑब्जेक्ट होता है। इसके अंदर जो है सो फर्नीचर है और लैम्प है जो कैसा दिख रहा कहते वो रियल है जैसा दिख रहा कहते वो डॉल हाउस के अंदर। द डॉल्स हाउस इज प्लेस इन द ग्राउंड एंड चिल्ड्रन आर अलाउड टू इन्वाइट 2 classmates एट ए टाइम टू सी इट। वो डॉल हाउस कहाँ रखे गए थे, ग्राउंड में रखे गए थे। वहाँ पर जो है सो उन चिल्ड्रंस को जो है सो जो बर्नल के चिल्ड्रंस हैं उन अलाउ कर सकते थे अपने दो दोस्तों को, क्लासमेट्स को
बुलाकर वो डॉल हाउस दिखाने के लिए। एवरीवन एट स्कूल इज एक्साइटेड टू सी इट एक्सेप्ट द केल्विस, टू पुअर गर्ल्स हु आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज ऑफ देयर सोशल एंड फैमिली स्टेटस। देयर मदर इज ए वॉशरवुमन एंड देयर इज a rumor their father is in prison। तो यहाँ पे जो है सो हर कोई एक्साइटेड थे वो डॉल हाउस देखने के लिए, एक्सेप्ट जो है सो केल्ली सिस्टर्स थे। दो पूर गर्ल्स है, उन लोग जो है सो बैडली ट्रीट करते क्योंकि उन लोगों का सोशल और फैमिली स्टेटस सही नहीं है बोल के, क्योंकि उनकी माँ जो है सो एक वॉशर वूमेन थी और हस्बैंड उनके फादर उनके क्या थे, प्रिजन में थे बोल के रूमर्स है बोल के बोल रहे हैं। द बर्नल गर्ल्स इन्वाइट द रिच फ्रेंड्स टू सी द हाउस बट दे आर टोल्ड नॉट टू इन्वाइट द केल्लीस। क्या बोलते बर्नल गर्ल्स जो भी है ना, उन लोग क्या बोल रहे हैं कि हर किसी को रिच फ्रेंड्स को बुलाओ लेकिन केल्विस सिस्टर्स को मत बुलाओ बोल के बोल रहे हैं उनके पेरेंट्स। डिस्पाइट दिस द यंगेस्ट बर्नल सिस्टर Kezia disobeys and kindly invites the Kelvis to see the doll's house. This simple act of kindness stands out in a world फुल ऑफ अनफेयर सोशल डिविजन्स। उतने क्या बोलते हैं रेस्ट्रिक्शंस लगाने के बावजूद भी उनके पेरेंट्स से यंगेस्ट बर्नल सिस्टर केजिया क्या करे, वो चीज़ों को डिसोबे करे करके क्या करे उन्होंने जो केल्लिस सिस्टर्स है उन लोगों को जो है सो डॉल हाउस देखने के लिए बुलाए। सो उस चीज़ को उसको देखते हुए अपन क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, उनका सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस क्या हो रहा है यहाँ पे, पूरा अनफेयर सोशल डिविजन्स हो रहे हैं ना, उसमें अलग चीज़ बता रहा बोल के बोल रहे हैं अपन। द स्टोरी एंड्स विद द केल्विस फीलिंग हैप्पी फॉर द फर्स्ट टाइम इवन था दे आर चेस्ड अवे। क्या बोलते हैं ये पहली बार जो है सो केल्विस जो है सो हैप्पी फील हो रही थी क्योंकि जो है सो कोई उन लोगों को इतना केयर करा बोल के, लेकिन उन लोगों को लास्ट में क्या करते हैं वहाँ से लेके बाहर भेज देते। सो कंक्लूजन क्या हो रहा है अपने को, द स्टोरी टीचेस अस अबाउट काइंडनेस, द क्रुएल्टी ऑफ लॉस, class discrimination and the innocence of children like Kezia who believe everyone should be treated equally। ये स्टोरी क्या चीज़ बता रही है अपने को, टीच क्या कर रही, काइंडनेस के बारे में टीच कर रही। जितना भी क्रुएल्टी है क्लास डिस्क्रिमिनेशन में, जो चिल्ड्रंस के इनोसेंस रहते जैसे केजिया जो है सो क्या सोचती बोल रहे उन्होंने कि उन्होंने जो है सो हमेशा हर कोई इक्वली ट्रीट करना बोल के बोल रहे। सो ये था अपना नेक्स्ट लेसन। अब देखो मैं होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स, ये 9th A में आ सकता है आप लोगों को क्वेश्चन। सो देखो अबाउट द पोएट, द पोएम होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स वॉज रिटन बाय एमिली डिकिंसन। द पोएम होप कौन लिखे कहते हैं, होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स, इतना है देखो पूरा नाम ये कौन लिखे, ये एमिली डिकिंसन लिखे। उन्होंने जो है सो यूनाइटेड स्टेट में पैदा हुए 10 दिसंबर 1830 को और डाइट कब हुआ ना 15 मई 1886 को। शी वॉज नोन फॉर हर इनोवेटिव पोएट्री, हर स्टाइल इज़ मार्क टू कन्वे प्रोफाउंड आइडियाज एंड फीलिंग्स। ये क्या है उनकी पोएट्री जो है सो कैसा नोन रहती थी बोले, हर किसी को कैसा पहचान मिली, उनकी इनोवेटिव पोएट्री रहती थी, उनका पोएट्री स्टाइल अलग रहता था जिसमें प्रोफाउंड आइडियाज और फीलिंग्स रहते थे। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड स्टडीड पोएट इन अमेरिकन लिटरेचर। इन्हों भी जो है सो वन ऑफ द फेमस पोएट थे अमेरिकन लिटरेचर के। हर वर्क्स कंटिन्यूज टू बी एडमायर्ड फॉर इट्स ब्यूटी एंड ओरिजिनलिटी। उनका वर्क्स जो है सो क्या बोलते हैं, उनकी ब्यूटी जो लिखते हैं उसकी ब्यूटी और ओरिजिनलिटी किससे पहचान थी, इन्फ्लुएंसिंग काउंटलेस पोएट्स एंड राइटर्स। उनके पोएट्स से जो है सो कई सारे पोएट्स और राइटर जो है सो इन्फ्लुएंस होते थे। In the poem Hope is the Thing with Feathers by Emily Dickinson, the poem compares hope to a little bird that lives inside our souls। पोएम होप क्या है, होप इज़ द थिंग विथ feathers बाय एमिली डिकिंसन। यह पोएम क्या कंपेयर कर रहा है, अपने आप को जो है एक लिटिल बर्ड के जैसा कंपेयर कर रहे, अपने सोल्स के अंदर एक लिटिल बर्ड रहता बोल के बोल रहे। लिटिल बर्ड क्या रहता, वो होप रहता बोल के बोल रहे अपन। द बर्ड कीप सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स इवन ड्यूरिंग द toughest times, no matter how strong storm is, the bird never stops singing। क्या बोल के बोल रहे हैं कि जो है सो अपनी होप रहती है एक बर्ड्स के जैसा रहते, वो हमेशा जो है सो स्वीट सॉन्ग्स गाते रहते, कितना भी टफेस्ट टाइम आ जाओ, कितना भी क्या होता है स्ट्रॉम आओ, तो भी जो है सो अपनी बर्ड्स जो है सो सिंगिंग करना नहीं छोड़ते बोल के बोल रहे, जैसे कि अपना होप को बोल रहे अपन। द पोएम सेज दैट द साउंड ऑफ होप इज द स्वीटेस्ट व्हेन वी आर फेसिंग ए टफ टाइम, इट कीप्स अस वार्म एंड हेल्प्स अस गेट थ्रू डिफिकल्ट मोमेंट्स। पोएम क्या बता रहा है अपने को, जो है सो साउंड ऑफ होप एक स्वीटेस्ट चीज़ है, और जब कभी भी अपन टफ टाइम में रहे, जब ये क्या हो जाता है एक स्वीट बन जाता बोल के बोल रहे, ये चीज़ अपने को हमेशा क्या करता, वार्म करता, और डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में जो है सो अपने को होप देता बोल के बोल रहे, होपफुल। The poet says that hope gives us comfort and strength when we face problems and it never asks for anything in return। पोएट क्या बोल रहे हैं, और एक चीज़ होप जो है सो अपने कंफर्ट और स्ट्रेंथ देता जब कभी भी अपन प्रॉब्लम्स में आए, और एक चीज़ जो है सो इन्हें कभी भी जो है सो होप कभी भी कोई भी चीज़ रिटर्न में नहीं पूछता बोल के बोल रहे। इट हेल्प्स पीपल इन डिफिकल्ट सिचुएशंस जस्ट लाइक ए बर्ड दैट कीप सिंगिंग इवन इन द
कोल्डेस्ट लैंड्स और द स्ट्रेंजेस्ट प्लेसेस। क्या बोल रहे हैं अपन, ये हमेशा अपने को डिफिकल्ट सिचुएशंस में हेल्प करता है बोल के बोल रहे हैं। द पोएम मेक्स अस थिंक मोर डीपली about the importance of hope in our lives. Hope is always with us, silently helping us survive and stay strong without expecting anything back. होप क्या, ये पोएम क्या है, अपने को होप के बारे में बता रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ होप के बारे में बता रहा। होप हमेशा अपने साथ रहता, साइलेंटली जो है सो अपने को हेल्प करता सर्वाइव करने के लिए और स्टे स्ट्रांग रहने के लिए। सो इसी के साथ मेरे जो है सो 3 समरीज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट समरीज में के वीडियो का एक्सप्लेनेशन करा। अगर आप लोग को पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि जो बच्चे कॉलेज स्कूल नहीं जाते वो लोग को ज़्यादातर हेल्प हो जाती है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खास ट्यूटोरियल।